चीन की हरकतों से भारत उठा सकता है कोई बड़ा कदम। एलएसी पर बेहद करीबी दिखा चीनी फाइटर। राष्ट्रपति ने आवाज छोड़ा, पूर्व मंत्री के साथ मारपीट। पीएम ने बुलाई आपात बैठक। दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गालवन वैली में उसे मुंह की खानी पड़ी है। जब 2020 में उसने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की थी तो उसे लगा नहीं था कि ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अब एक बार फिर से चीन अपनी नापाक हरकतें करना शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच पिछले महीने एक चीनी लड़ाकू जेट को एलएसी के करीब देखा गया। चीन की ये फाइटर जेट भारतीय सैन्य ठिकानों के बेहद करीब से उड़ान भरा। इसे देखते ही इंडियन एयरफोर्स ने तत्काल स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर शुरू कर दी। ये बड़ी घटना है, लेकिन इसे चीन बहुत गंभीर या खतरनाक नहीं मान रहा है। भारत ने इस मसले को चीन के सामने उठाया। माना जा रहा है कि चीन की इस हरकत के बाद भारत भी कोई बड़ा कदम उठा सकता है। दोनों देशों के बीच पिछले 2 साल से अधिक समय से टकराव जारी है। मीडिया में आ रही रिपोर्ट की माने तो 28 जून को तट के अग्रिम क्षेत्रों में तैनात भारतीय रडार ने चीनी लड़ाकू विमान को पकड़ लिया। एक सूत्र ने बताया कि हवाई रक्षा उपायों को सक्रिय किया गया है। इसमें हमारे एयरबेस से लड़ाकू विमान को खदेड़ना शामिल था, लेकिन चीनी विमान वापस चला गया। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और वायुसेना पूर्वी लद्दाख की ओर एलएसी पर अपनी तरफ अभ्यास कर रही है। अप्रैल मई 2020 में इस तरह के अभ्यास के दौरान पीएलए सैनिकों ने भारतीय बलों को ऑफ गार्ड पकड़ने के लिए पूर्वी लद्दाख में कई घुसपैठ की थी। इसके बाद से दोनों नेताओं ने क्षेत्र में सीमा पर 50,000 से अधिक सैनिकों को आगे तैनात कर रखा है। भारतीय और चीनी दोनों वायुसेना एलएसी के पास विमान और ड्रोन उड़ाती है ताकि प्रतिद्वंदी के वायु रक्षा उपाय और उनके आवश्यक प्रतिक्रिया समय की जांच की जा सके। इसमें निगरानी मिशन की उड़ान भी शामिल होती है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है, एक लड़ाकू विमान का इतना करीब से उड़ना दुर्लभ है। ऐसे सभी मामलों को चीन के साथ उठाया जाता है, लेकिन इससे पहले ही चीन अपनी घटिया हरकतों पर उतर आया है। चीन एक और तो भारत के साथ शांति वार्ता की उम्मीद कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर वो इस तरह की घटिया हरकतें करता है। चीन किसी घटिया हरकत के चलते गालवन वैली में उसे अपने 40 सैनिकों की जान गंवानी पड़ती थी। सैनिकों की मौत की संख्या चीन शुरुआत में 4 बता रहा था, लेकिन अब जब पोल खुली तो पूरी दुनिया को ड्रैगन की हकीकत का पता चल गया। दोस्तों, श्रीलंका में हालत और ज्यादा बिगड़ गई है। खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति आवास को घेर लिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आवास छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। वहीं देश की ताजा हालात की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई है। वहीं गाले फेस में विरोध मार्च में शामिल होने की कोशिश करने पर पूर्व मंत्री रजिता सेरनेत को प्रदर्शनकारियों ने पीटा है। घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अब अराजकता फैलती जा रही है। एक तरफ राष्ट्रपति आवास छोड़कर भाग गए हैं, वहीं देश के एक पूर्व मंत्री के साथ प्रदर्शनकारियों ने मारपीट की है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे देश की खराब हालत के मद्देनजर त्वरित समाधान के लिए अपने पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई है। उन्होंने स्पीकर से सांसद की बैठक बुलाने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे शनिवार को कथित तौर पर अपने आधिकारिक आवास में गए हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में उनके घर को घेर लिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति लगातार अपने पद नहीं छोड़ने की जिद पर अड़े हुए थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि वो किसी भी हाल में देश के राष्ट्रपति का पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्रदर्शनकारियों को अपने घर के आगे आया देख राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने आधिकारिक आवास को छोड़कर फरार हो गए हैं। श्रीलंका आर्थिक संकट की मार झेल रहा है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है और श्रीलंका के पास न पेट्रोल है और न ही डीजल। माना जाता है कि राजपक्षे सरकार की खराब आर्थिक नीतियों की वजह से देश में ये आर्थिक संकट आया है। और पिछले हफ्ते श्रीलंकन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश की संसद में ऐलान किया था कि अब श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। श्रीलंका में पिछले कई महीने से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और राजधानी कोलंबो में एक चौराहे पर मार्च महीने से लोग श्रीलंका की राजपक्षे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं स्थिति उस वक्त बिगड़ी जब हजारों लोगों की भीड़ पर श्रीलंका की पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, जिससे भर के लोगों ने राष्ट्रपति आवास की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगाकर किया खुद का नुकसान। भारत चीन भर रहे रूस का खजाना, कमाए 24 अरब डॉलर। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इससे रूस आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाएगा और इस देश की कमर टूट जाएगी। लेकिन भारत और चीन ने रूस से बेतहाशा तेल खरीदा है, जिससे रूस को काफी सहारा मिला है। रूस के आक्रमण के बाद शुरुआती 3 महीनों में चीन और भारत को ईंधन बेचकर 24 अरब डॉलर कमाए हैं। ये दर्शाता है कि कैसे उच्च वैश्विक कीमतें अमेरिका और यूरोप के द्वारा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दंडित करने के प्रयासों को सीमित कर रही है। चीन ने मई के अंत में ही 3 महीनों में रूसी तेल, गैस और कोयले पर 18 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं, जो कि पिछले 1 साल की शुरुआत में लगभग 2 गुना है। इस बीच भारत ने इसी अवधि में 5 अरब डॉलर का भुगतान किया, जो 1 साल पहले के मूल्य से 5 गुना अधिक है। रूस ने भारत और चीन को ईंधन बेचकर मात्र 3 महीने में 2021 में हासिल कुल कमाई से 13 बिलियन डॉलर अधिक कमाए हैं। पश्चिमी देशों ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से तेल के दाम बढ़ चुके हैं।
इससे पूरी दुनिया में महंगाई में भारी इजाफा हुआ है। वहीं आने वाले वक्त में कई देशों की मंदी में चल आने का खतरा बन गया है। सेंटर फॉर रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक चीन पहले से ही रूस से वो जरूरी सामान खरीद रहा है जिससे वो पाइपलाइन या बंदरगाहों से निर्यात कर सकता है। लॉरी यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस की ईंधन सप्लाई को ट्रैक कर रही है। लॉरी का कहना है भारत अटलांटिक महासागर से पोत के जरिए तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। हालांकि उन्होंने आगे कहा ये दौर किसी भी समय खत्म हो सकता है। पिछले साल की तुलना में तेल की कीमतें बहुत अधिक है, यहाँ तक कि रूस खरीदारों को लुभाने के लिए तेल पर छूट भी दे रहा है। लॉरी ने कहा कि जून में चीन ने तेल की खरीद बढ़ा दी है। भारत ने भी रूस पर लगे तेल प्रतिबंधों के बाद भी तेल खरीदना जारी रखा है। आने वाले समय में भारत रूस से तेल की खरीद बढ़ा सकता है क्योंकि 2022 के अंत में रूस के तेल पर यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के बाद से यूरोपीय देश में तेल की खरीद कम हो रही है। वहीं रूस ने कुछ यूरोपीय देशों में गैस की सप्लाई बंद कर दी है। रूस का चीन और भारत के साथ लंबे समय से व्यापारिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। वो इन दोनों देशों को तेल पर भारी मात्रा में छूट दे रहा है। इनके साथ ही कारोबार को बनाए रखने के लिए स्थानीय मुद्राओं में भुगतान की स्वीकार कर रहा है। फिलहाल चीन दुनिया में तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन में पाइपलाइन के जरिए तेल की सप्लाई की जाती है। चीन में कोरोना लॉकडाउन की वजह से 2022 में शुरुआती महीनों में बेशक तेल के आयात पर असर पड़ा है, लेकिन फिर भी चीन ने रूस से तेल खरीदने में कटौती नहीं की और तेल पर बहुत पैसा खर्च किया। ब्लूमबर्ग के शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से जापान में भी रूस के तेल की खपत भारी मात्रा में बढ़ी है। भारत ने युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के एलपीजी गैस की 3 खेप का आयात किया है, जबकि पिछले साल एक ही खेप का आयात किया गया था। रायस्टेड एनर्जी एनालिस्ट ने पिछले महीने कहा था कई कारणों से भारत रूस से बहुत ही कम तेल खरीदता था, लेकिन यूक्रेन में युद्ध और रूस के तेल पर प्रतिबंधों की वजह से भारत में रूस के तेल का आयात बढ़ा है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।